दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र के चार पाए होते हैं, चार पिलर होते हैं, संविधान ने यही बताया। लेकिन सरकार ने कहा जी नहीं, चार पिलर नहीं, एक ही पिलर होता है। संविधान ने कहा कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और फोर्थ स्टेट यानी मीडिया चौथे पाए के तौर पर किसी भी देश के लोकतंत्र को संभालता है। सरकार ने कहा बिल्कुल नहीं, कार्यपालिका के अलावे क्या विधायिका और न्यायपालिका और फोर्थ स्टेट का आप जिक्र करना चाहते हैं? जनता ने तो कार्यपालिका को चुना है, सरकार को चुना है, तो ऐसे में विधायिका की क्या हैसियत? उसे तो सरकार की बातों पर ही अमल लाना है। और न्यायपालिका का जहां तक सवाल है तो वहां पर भी कौन से फैसले आएंगे, कैसे आएंगे, फैसले देने वाला शख्स जो होगा उसकी नियुक्ति भी सरकार ही करेगी, क्योंकि जनता ने सरकार को चुना है। और मीडिया क्यों कोई ऐसा सवाल करेगा जिसमें जनता द्वारा चुनी गई सरकार के सामने कोई मुश्किल खड़ी हो जाए? अगर जनता को चुनना होता तो वो मीडिया को नहीं चुन लेता, उसने तो सरकार को चुना है। तो संविधान जो कहता है कि चार पाए दरअसल चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं, लेकिन सरकार और सत्ता कहती है जी नहीं, यह रुकावट डालते हैं। और ऐसी रुकावट की धीरे धीरे धारा बहते बहते ऐसी स्थिति में यह देश आकर खड़ा हो गया कि पहले इस देश के भीतर विधायिका को ढहते हुए हर किसी ने देखा। इस देश के भीतर में मीडिया का रेंगना और नतमस्तक होकर सलाम और ढोल बजाना दोनों हर किसी ने देखा। लेकिन परिस्थिति धीरे धीरे न्यायपालिका की तरफ बढ़ जाएगी, यह भी किसी ने सोचा था। और इस सत्ता के इस सुप्रीम मॉडल के सामने सुप्रीम कोर्ट भी नतमस्तक हो जाएगा या नतमस्तक करने का प्रयास किया जाएगा। जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों करें, उसे सरकार क्यों नहीं करे? जबकि जनता के फैसले अगर सुप्रीम कोर्ट में होते हैं तो जजों की नियुक्ति का पावर भी सरकार और सत्ता के पास होना चाहिए। इस देश के भीतर में विधानसभा या लोकसभा की एक सीट भी अगर खाली हो जाती है तो ध्यान दीजिए 2 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में उस सीट को भरने का प्रावधान तुरंत हो जाता है। चुनाव आयोग सक्रिय हो जाता है। इस देश के भीतर में तमाम पॉलिटिकल पार्टी सक्रिय हो जाती है और राजनीतिक सत्ता जिसके पास होती है वह तो चुनाव जीतने और अपने उम्मीदवार को जिताने की मशक्कत में सब कुछ झोंक देता है। लेकिन जजेस नहीं हो, और जजेस की नियुक्ति के लिए 1-2 महीने नहीं बल्कि 14 महीने से लेकर 2-2, 3-3 साल तक सरकार की बातों का इंतजार किया जाए और नियुक्ति ना हो पाए तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी? सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है इस देश में लॉ मिनिस्ट्री सचिव को, और कहा है कि बीते 14 महीनों से हमारे तमाम लोगों को जिन्हें जज बनाना है उसकी पूरी फहरिस्त आपके सामने रखी हुई है, आप कुछ करते क्यों नहीं है? और 2019 में हमने पहला रेकमेंड किया, 2021 में दूसरा रेकमेंड किया, 2021 में ही कई मौकों पर तो हमने आपको तीसरा रेकमेंडेशन भी भेज दिया, लेकिन सरकार ने अभी तक उसका ऐलान क्यों नहीं किया? जज चुनते हैं कॉलेजियम यानी जो जजेस होते हैं उनके द्वारा। सरकार कहती है नहीं नहीं, हम एक नेशनल जुडिशियल सिस्टम बना रहे हैं। लेकिन सवाल टकराव की उस दौड़ का आकर खड़ा हो गया है जहां पर क्या वाकई डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स पर चिंता की जाए या 4 पिलर्स को लेकर कुछ सवालों को उठा दिया जाए। जरा इस सुप्रीम मॉडल के दायरे में कुछ बातों पर और गौर कर लीजिए। इस देश के भीतर में राज्यपाल चाहे वो केरल के हों, चाहे तमिलनाडु के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के हों, चाहे राज्यपाल वह पश्चिम बंगाल के हों, चाहे वो आंध्र प्रदेश के हों, चाहे वो तेलंगाना के हों, ध्यान देखिए जितने भी राज्यों का हमने जिक्र किया उनकी सरकार या उनकी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं है, केंद्र सरकार बीजेपी की है। और ये सभी राज्यों में जो सरकारें हैं वह गैर बीजेपी शासित राज्यों की है। गैर बीजेपी शासित यानी उस पर नकेल कसने के लिए क्या राज्यपाल की भूमिका चुनी हुई राज्य सरकार से बड़ी हो सकती है? पहला सवाल यही टकराता है कि राज्यपाल सरकार चलाए केंद्र सरकार के लिए, और केंद्र सरकार हर इंस्टीट्यूशन को लेकर इस बात को खड़ा करे कि दरअसल हमें जनता ने चुना है तो सब कुछ हम ही करेंगे। 5 साल तक के लिए हमारे पास जनता का एक ऐसा कार्ड आ गया है जिसके बाद कोई चू भी नहीं कर सकता है। तो इस मॉडल के तहत जजों की नियुक्ति केंद्र सरकार करे,
मॉडल उस दिशा में बढ़ाया जा रहा है। और कॉलेजियम को लेकर देश के कानून मंत्री तक को आपत्ति है। वो कहते हैं यह पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसे हम और ट्रांसपेरेंट बना देंगे और यह पावर तो केंद्र सरकार के पास होना चाहिए। दूसरा मॉडल, राज्यपाल राज्य चलाएं, जजों की नियुक्ति केंद्र सरकार करे और चुनाव आयोग फेडरल स्ट्रक्चर से हटकर बार बार इस बात का जिक्र करते चला जाए कि हमें बहुत बार, बहुत तरीके से, बहुत राज्यों के चुनाव की क्या जरूरत है। एक साथ एक मुश्त चुनाव करने की हैसियत जब हमारी है, ताकत हमारे पास है, हुनर हमें आता है, तो फिर आप किस मॉडल का जिक्र कर रहे हैं और हर बार चुनाव क्यों कराते हैं? तो अगला सवाल कोई कर सकता है क्या इस देश के भीतर में कि चुनाव बंद कर देने चाहिए? और अगर इस देश में चुनाव इस देश के डेवलपमेंट में या लोगों के वेलफेयर स्कीम में रुकावट डालते हैं और राजनीतिक तौर पर कोई रेवड़ियां बांटे या कोई किसी रूप में कोई भी ऐलान करे, उन सब का कोई महत्व नहीं होता है, तो एक व्यक्ति को चुन लीजिए आजन्म, तब तक के लिए चुनाव पस्त कीजिए और उसके जरिए इस देश को चलाइए, या फिर एक नेशनल गवर्नमेंट बना लीजिए। क्या ऐसी स्थिति आ सकती है? बहरहाल इसके दायरे में हमें लगता है यह पहला मौका है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस दौर के लॉ सेक्रेटरी को नोटिस यह कहकर भेजा कि हम एक एक करके जितने भी जजों की नियुक्ति करना चाहते हैं वो लगातार रुका हुआ है। एक बात यहां पर और साफ कर लीजिए जहन में, सरकार कोई आज से नहीं चाहती थी। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन उसने 2014 में ऐलान किया था। 13 अगस्त 2014 को लोकसभा में पास हुआ, 14 अगस्त 2014 को राज्यसभा में पास हुआ, 31 दिसंबर को राष्ट्रपति की मुहर बन गई और यह कानून बन गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और उस समय जस्टिस केहर की अगुवाई में यह पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी और उसने पूरे तरीके से सर्वसम्मति के साथ इसे खारिज कर दिया कि यह नहीं चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को जो बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, जिसे संविधान की व्याख्या करनी है, अगर 2015 में उसने खारिज कर दिया तो 2022 में नए कानून मंत्री रिजिजू साहब इस सवाल को क्यों उठा रहे हैं कि दरअसल ट्रांसपेरेंसी नहीं है? तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक करप्शन का अड्डा है क्या? यह कहना चाहते हैं रिजिजू साहब? या ट्रांसपेरेंसी नहीं है क्या? खुल के क्यों नहीं कहते हैं? और क्या सरकार के भीतर सारी चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ होती है क्या? ईमानदारी के साथ होती है? कोई करप्शन नहीं है क्या? ऐसी स्थिति है? स्थिति है कौन सी? क्योंकि 11 केसेस गवर्नमेंट के पास इस समय जो कॉलेजियम ने भेजे वह पेंडिंग पड़े हुए हैं। 5 केस कोलकाता हाई कोर्ट के हैं, 2 केस जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के हैं, 2 केस कर्नाटक हाई कोर्ट के हैं, 2 केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं। और देखिए जरा, अब जब नोटिस भेजा गया तो उसमें इसको नत्थी कर दिया गया कि आप जरा इसको समझिए। जो लॉ सचिव को नोटिस भेजा गया है उसमें जानकारी दी गई कि 14 महीने हो गए और आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एडवोकेट जयतोष मजुमदार, एडवोकेट अभितेश बनर्जी, एडवोकेट राजा बासु चौधरी, एडवोकेट लापिता बनर्जी, इन सब, और एडवोकेट साक्य सेन, इन सबों को 24 जुलाई 2019 में रेकमेंड किया गया था। यानी 3 साल से ज्यादा हो गया, 3.5 साल का वक्त बीत गया। सेकंड रिकमेंडेशन सितंबर 2021 में दोबारा किया गया। इसमें साक्य सेन का रिकमेंडेशन 8 अक्टूबर 2021 को किया गया, बाकी सभी 1 सितंबर को रिकमेंडेशन किया गया। यानी इस लिहाज से 14 महीने बीत गए, लेकिन आपने कोई पहल नहीं की। और सिर्फ यह 5 नाम नहीं, बल्कि मोक्ष काजमी जो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जरिए जो वहां से निकल कर आए, फर्स्ट रिकमेंडेशन 15 अक्टूबर 2019 को किया गया, सेकंड रिकमेंडेशन 9 सितंबर 2021 को किया गया, कोई जवाब नहीं। राहुल भारती जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से दूसरे, जो 2 मार्च को फर्स्ट रिकमेंडेशन, 2 मार्च 2021 को, सेकंड रिकमेंडेशन 1 सितंबर 2021 को फिर से किया गया। इसी तरीके से कर्नाटक हाईकोर्ट के नागेंद्र रामचंद्र नाइक, फर्स्ट रिकमेंडेशन 3 अक्टूबर 2019, सेकंड रिकमेंडेशन 2 मार्च 2021, थर्ड रिकमेंडेशन 1 सितंबर 2021। इसी तरीके से आदित्य सोनी जो कर्नाटक हाई कोर्ट के हैं, 4 फरवरी को 2021 को फर्स्ट रिकमेंडेशन फिर दोबारा भेजा जाता है, जिसको रिट्रायल कहते हैं, वह 1 सितंबर 2021 को फिर से भेजा गया। नहीं, 2 जुडिशियल अफसर को भी जस्टिस बनाने का जिक्र हो रहा था और यह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
पास किया, कोलेजियम ने सहमति दिलाई। उसमें जे उमेश चंद्र शर्मा हैं, जिनको 4 फरवरी 2021 को फर्स्ट रिकमेंडेशन, 24 अगस्त 2021 को दूसरी रिकमेंडेशन। इसी तरीके से इसी तारीख को सैयद बायज मियां, जो जुडिशियल अफसर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, उनको भी क्लियर किया। लेकिन किसी की कोई जरूरत नहीं सुनी गई, कुछ नहीं किया गया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के भीतर चीफ जस्टिस ने हालांकि इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई, जो जस्टिस चंद्रचूड़ नए बने हैं, कि कॉलेजियम के अलावे सरकार यानी एग्जीक्यूटिव कहीं घुसने का प्रयास ना करे। लेकिन जब सुप्रीम मॉडल का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं तो कुछ सवाल सामने आता है, क्या सुप्रीम मॉडल के सामने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को लेकर भी कोई एनालिसिस इस दौर में करेगा? क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट को नोटिस भेजना पड़ रहा है, गुहार लगानी पड़ रही है, आंख से आंसू जस्टिस ठाकुर के गिरे थे, प्रधानमंत्री उसी डायस पे मौजूद थे और वो रोते हुए कह रहे थे कि भाई जजों की नियुक्ति कीजिए, जजों की नियुक्ति नहीं होगी तो बहुत डिले हो रहा है। करोड़ों मामले इस देश में अटके पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई मामले लंबित पड़े हैं, जिनकी तादाद करोड़ों में नहीं तो लेकिन हजारों में है। तो उसमें आपको तेजी लानी होगी, क्योंकि न्याय प्रक्रिया के अलावे कौन सा भरोसा किस पर बचेगा? पॉलिटिक्स तो हर 5 साल बाद बदलने की स्थिति में आकर खड़ी हो जाएगी, लेकिन न्यायपालिका तो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे के सिस्टम से जुड़ा है। लेकिन आपने ध्यान उस दिशा में नहीं दिया। यहां पर कुछ सवाल और महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट को लेकर ही। ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल इसलिए हैं क्योंकि ध्यान दीजिए, कल ही राजीव गांधी के हत्या के जो दोषी थे उनको रिहा कर दिया गया। यह सवाल राजनीतिक तौर पर भी पूछा जा सकता है और न्याय प्रक्रिया के ढांचे में भी पूछा जा सकता है और सामाजिक तौर पर भी पूछा जा सकता है। इससे पहले यही सवाल बिल्किस बानो कांड जो हुआ था, उसमें जो हत्यारे थे, जो रेपिस्ट थे, उनको भी छोड़ दिया गया था। ध्यान दीजिए, इनके राजीव गांधी हत्या के जो दोषी हैं वो तो टेररिज्म के दायरे में आते हैं। तो क्या जो रेपिस्ट है, जो हत्यारा है, जो टेररिस्ट है, उसको छोड़ने की प्रक्रिया में इस दौर में सुप्रीम कोर्ट का ध्यान ज्यादा है या सत्ता की जरूरत है या दोनों मिलाजुली परिस्थिति है? क्योंकि हमको लगता है कुछ सवालों पर और गौर कीजिए सुप्रीम कोर्ट को लेकर। नोटबंदी का सवाल सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आया, अटॉर्नी जनरल फाइल तक नहीं दे पाए, सुप्रीम कोर्ट ने डपट दिया। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, 2016 के बाद से 806 बरस बीत गए। उस 6 बरस में लोगों की मुश्किल, क्या सुप्रीम कोर्ट की चिंता अभी भी दस्तावेजी आदान प्रदान में है, या वह उसकी पूरी कार्रवाई जिस रूप में हो रही है, क्या सत्ता की नकेल है उस पर? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अटॉर्नी जनरल जब राफेल केस आया, राफेल केस की सुनवाई आखिरी दिशा तक इसलिए नहीं गई क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कह दिया, नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर हम ना कीमत बता सकते हैं ना कोई जानकारी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी और कहा ठीक कह रहे हैं। राफेल का मसला, हमारे पीछे किताब रंजन गोगोई की है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला किस रूप में, कैसे, किस तरीके से होता है। तो नेशनल सिक्योरिटी गवर्नमेंट कह रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पूरा देश देखा जा रहा है, जनता ने सरकार, केंद्र सरकार को चुना है और उसमें चेक एंड बैलेंस की स्थिति कॉन्स्टिट्यूशन ने पैदा की है। किसकी बात मानी जाए और कैसे मानी जाए? क्या यह इस देश के भीतर का एक चक्रव्यूह है जिसमें राजनीतिक सत्ता की ताकत और पार्लियामेंट के भीतर जिसका बहुमत होगा वो पूरे देश को और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को भी हाँक सकता है? क्योंकि मामला सिर्फ राफेल तक नहीं रुका, पेगासस को भी ध्यान दीजिए, कमेटी बनी, सारी चीज बनी, सब होते चला गया और आखिर में क्या मामला आया? राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत हम आगे कोई जानकारी नहीं देंगे, तो नहीं दी गई। यानी इस प्रक्रिया के भीतर नेशनल सिक्योरिटी एक ऐसा शब्द है जिसके आगे सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि सरकार कह रही है जिसे जनता ने चुना है, तो वो सरकार धीरे धीरे जजों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल खड़ा करेगी और कल फैसले को लेकर भी कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम मॉडल तो यही कहता है। नोटबंदी के बाद ध्यान दीजिए, दूसरा इकोनॉमिक एस्पेक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड का आया। कल हम जब उस पर रिपोर्ट बना रहे थे तो हमने सारी चीजें आपको बताई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 से शुरू हुआ है, 19, 20, 21, 22 चौथा साल आके खड़ा हो गया। सुनवाई अब 6 दिसंबर को है, जब गुजरात की वोटिंग हो जाएगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर जो मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र आरबीआई ने उठाया 2017 में, जो सवाल वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का उठा, उसके मद्देनजर क्या कुछ कहना चाहिए? ब्लैक मनी का उठा, आरबीआई की तरफ से उठाया गया, उस समय गवर्नर रहे आरबीआई के उर्जित पटेल ने उठाया, क्या कुछ कहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने उस तरफ से आंखें मूंद ली या मौजूदा वक्त में कहा नहीं, हम प्रोटोकॉल और सिस्टमेटिक तरीके से ही चलेंगे?
तो क्या सत्ता का सुप्रीम मॉडल कुछ इस तरीके से चलता है जिसके दायरे में कोई भी संस्थान कुछ भी मायने नहीं रखेगा? यानी न्यायपालिका के भीतर सुप्रीम कोर्ट को जजों की नियुक्ति को लेकर और कॉलेजियम को सरकार के सामने गुहार लगानी पड़े? विधायिका यानी नौकरशाहों की पूरी टीम को देख लीजिए। इस दौर में जो भी प्रमुख सितारों के तौर पर चमक रहे हैं वो सत्ता के साथ खड़े हैं। जो इंस्टीट्यूशन सक्रिय तौर पर दिखाई दे रहे हैं वो सत्ता और सरकार के साथ खड़े हैं। और एक बड़ी भूमिका प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की, उसके दायरे में इलेक्शन कमीशन भी आता है, सीबीआई भी आती है, सीवीसी भी आता है। उस पूरे दायरे को देखिए और उसमें एजी भी आते हैं और उसके दायरे में इस देश के भीतर में जो चार्टेड अकाउंटेंट सरकार की जाती है वह भी आता है। तो सवाल है कि क्या वाकई यह सिस्टम धीरे धीरे हर किसी को अपने मॉडल में समेटने की कोशिश कर रहा है और उसकी मंशा यही है कि दरअसल इस देश का नेशनल मॉडल, जो सुप्रीम मॉडल सत्ता के साथ खड़े हो, उसके दायरे में हर कोई आकर खड़ा हो जाए और उसमें फोर्थ स्टेट की भूमिका, जो निगरानी की भूमिका है, वह भी चेक एंड बैलेंस भूल जाए, क्योंकि जनता ने उस सरकार को चुना है। हमें केस याद इसलिए आता है क्योंकि इमरजेंसी के दौर में पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई थी, उसमें एक नाम कुलदीप नैयर का भी था और कुलदीप नैयर ने सरकार पर हैबियस कॉर्पस उस समय फाइल किया था। महत्वपूर्ण है कि उस दौर में जो जज थे उन्होंने क्या फैसला दिया और उन्होंने क्या कहा, यह मौजूदा वक्त में भी बड़ा मायने रखता है। यानी ध्यान दीजिए, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और सरकार सभी को जोड़कर अपने साथ करना चाहती है। सत्ता का यही सुप्रीम मॉडल है। उस दौर में कुलदीप नायर ने जो हैबियस कॉर्पस फाइल किया उसमें गैर कानूनी गिरफ्तारी से रिहाई का सवाल था। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस हुआ करते थे रंगराजन साहब। उन्होंने कहा कि जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार भारतीय संविधान के साथ अस्तित्व में नहीं आए थे, वे मूलभूत नैसर्गिक अधिकार हैं जिन्हें संविधान ने सिर्फ संरक्षण प्रदान किया है और इन अधिकारों का स्थगन उन्हें पूरी तरह समाप्त कर देता है। तो एक लिहाज से इसके फैसले की दो लाइन और सुनिए। उन्होंने कहा कि हैबियस कॉर्पस के अधिकार का स्थगन नहीं किया जा सकता, बस कानून द्वारा स्वतंत्रता को नियमित करने की कोशिश की गई है। किसी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता को खत्म करने का चरम अधिकार कार्यकारिणी के पास यानी कार्यपालिका के पास बिल्कुल नहीं है। हुआ क्या, फैसला आया, कुलदीप नैयर रिहा हो गए, लेकिन वो जस्टिस उनका ट्रांसफर कर दिया गया असम गुवाहाटी में। राजनीतिक तौर पर चीजें ये चलती हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर पूरे सिस्टम को अपने साथ जोड़ लेना और उसके बाद बताना कि सत्ता को जिसे जनता ने बनाया है उसके अनुसार ही समूची व्यवस्था को चलना है और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली इंटरप्रिटेशंस अलग अलग इंस्टीट्यूशन को दिए गए पावर के जरिए भी होते हैं वह भी कोई मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि जनता ने उन्हें नहीं चुना है। जनता ने राजनीतिक सत्ता को चुना है और राजनीतिक सत्ता की ताकत के लिए ही सबको काम करना होगा। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति है? और सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस भेजा लॉ सेक्रेटरी को और जो सवाल कानून मंत्री रिजिजू साहब ने यह कहकर उठाया कि जजेस की नियुक्ति का पावर तो सरकार के पास होना चाहिए, तो क्या कोई यह कह सकता है कि जो भी राजनीतिक सत्ता इस देश के भीतर आए वह जजों की नियुक्ति करे, वह इस देश के संपादक और एडिटर चीफ की नियुक्ति करे, वही इस देश के तमाम ब्यूरोक्रेसी को कहां पर बैठाना है, किस रूप में बैठाना है, किसको प्रमोट करना है, किसको किस दिशा में ले जाना है, सब कुछ वही तय करे? क्या ऐसी सिचुएशन एक सुप्रीम मॉडल के तहत इस देश में अगर आती है और कोई इमरजेंसी नहीं लगी है, कोई आपातकाल नहीं है, बल्कि धीरे धीरे सिस्टम जो है उस आपातकाल की परिस्थितियों से आगे ले जाकर इस देश को अभ्यस्त बनाता है कि दरअसल आपको अगर रहना है और आप अगर देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो आपको इस सुप्रीम मॉडल के तहत ही रखना होगा। यानी सवाल जवाब और इंटेलेक्चुअलिज्म का कोई महत्व नहीं बच रहा है। तो क्या यह एक ऐसी परिस्थिति में पहली बार सुप्रीम कोर्ट को भी समझना होगा जब उसे नोटिस भेजने की जरूरत आ जाती है, तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट के नीचे या जिनकी कोई हैसियत ना हो इस समाज व्यवस्था के भीतर में उनको कितनी परेशानी होती होगी। वह दलित हो सकते हैं, वह अल्पसंख्यक मुसलमान हो सकते हैं, वह इस देश का गरीब हो सकता है, इस देश के भीतर में रोजगार के लिए भटकता युवा हो सकता है,
वह इस देश के भीतर में मजदूर भी हो सकता है और किसान भी हो सकता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मजदूर भी हो सकता है और ऑर्गेनाइज सेक्टर में व्हाइट कॉलर के तौर पर अगर काम भी करे, निष्ठा के साथ करे, लेकिन वो सत्ता के हित में ना रहे तो उसके द्वारा उठाए गए सवालों की सुनवाई भी कहां होगी और कौन करेगा, इसकी जानकारी देगा कौन और यह तय भी कौन करेगा। यह है सुप्रीम मॉडल की सुपर पहचान, जो मौजूदा मोदी सत्ता शायद चाहती है कि सुप्रीम मॉडल यही होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।